रहा है, फॉल करते समय उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने के बाद वो स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और उसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल स्पीड या फिर टर्मिनल वेलोसिटी, वीटी से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला, ये जो हमने डेरिवेशन किया था, कितना आया था, 2/9 आर स्क्वायर। ये आर क्या था, रेडियस, उस बॉडी का रेडियस हमने स्फेरिकल के लिए किया था, तो स्फेरिकल है तो उसका रेडियस आर हो गया। रो माइनस सिग्मा, तो ये रो क्या है, डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो फॉल कर रहा है। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें वो फॉल कर रहा है, अगर एयर है तो एयर की डेंसिटी हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी। जी की वैल्यू तो पता ही है। और ईटा क्या होता है यहां पर बताओ, ईटा अभिमांशु क्या होता है, हाँ नहीं, ईटा क्या होता है, ईटा क्या होता है, एब्सेंट, हाँ क्या होता है लक्ष्य, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या चीज है, हाँ पता है विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है लक्ष्य, हाँ वसुधा, उसकी थिकनेस को बोल सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। थिकनेस के ऊपर डिपेंड जरूर करता है वो, है ना, लेकिन विस्कोसिटी क्या होती है, एक तरीके का फ्रिक्शनल है लिक्विड में। जब लिक्विड की लेयर्स फ्लो करती है तो एक लेयर दूसरे की लेयर के ऊपर एक फ्रिक्शनल अप्लाई करती है, फ्रिक्शन अप्लाई करती है, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। मतलब कोई लिक्विड कितना फास्ट फ्लो करेगा, स्लो करेगा, वो उसकी विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसका फ्लो कम होगा, ये समझ लो। जैसे अगर मान के चलो एक तरफ हम हनी लेते हैं, एक तरफ वाटर लेते हैं, दोनों को अगर स्लाइड करेंगे तो वाटर ज्यादा फास्ट मूव करेगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी। समझ में आ गया ये चीज? तो ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। फिर उसके बाद इस पे बेस न्यूमेरिकल किया था, स्टोक्स लॉ पे, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी के कुछ एप्लीकेशन है, ये हमने शायद ओरली किया था, एक बार थोड़ा सा देख लो इसको। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, सार्थक पढ़ना, फर्स्ट क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। तो ये जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनाया था ना, इसको यूज करके हम ईटा की वैल्यू, ईटा को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, तो किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला एप्लीकेशन। सेकंड क्या है, फॉलिंग रेन ड्रॉप्स। तो हम, मैंने बताया ना, रेन ड्रॉप अगर फॉल करता है तो एक सर्टेन स्पीड अटेन करने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, फिर उसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये उस पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, सेडिमेंटेशन इन लिक्विड्स। तो लिक्विड में कई तरह की जो इम्प्योरिटी होती है वो समय के साथ वो नीचे फ्लो, नीचे आ जाती है ना, जैसे मड है या कुछ दो जो भी पार्टिकल्स है नीचे आ जाएंगे। ब्लड के टेस्ट के समय भी ऐसा कुछ होता है। तो ये सारा का सारा जो है एप्लीकेशन है स्टोक्स लॉ का। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट, जो इसने किया था, मिल्केंस ने किया था। इसने इलेक्ट्रॉन चार्ज कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट यूज किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में जो ऑयल ड्रॉपलेट का रेडियस है वो स्टोक्स लॉ से कैलकुलेट किया था, तो वहां पर ये यूज हुआ था स्टोक्स लॉ। ठीक है, अदर देन दिस, पैराशूट से जब जंप करते हैं तो पैराशूट की स्पीड को एक टर्मिनल स्पीड तक अटेन करने के लिए, उसकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए भी स्टोक्स लॉ को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम डेंसिटीज को चेंज करते हैं। ये जो डेंसिटी ना, रो और सिग्मा की वैल्यू चेंज होती है, पैराशूट अकॉर्डिंगली डिजाइन होता है। तो ये सारी चीजें हमने की थी, उसके एप्लीकेशन वाला पार्ट आ गया। आज हम जो जो टॉपिक करने वाले एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइजनस फॉर्मूला। तो हेडिंग डालो, पॉइजनस फॉर्मूला, पॉइजनस फॉर्मूला। लिखा, पॉइजनस फॉर्मूला क्या है, अगर किसी भी पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए एक फॉर्मूला पॉइजनस ने दिया था। उस फॉर्मूले को हम देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटली, एक्चुअली इसका डेरिवेशन जो है हम डायमेंशन फॉर्मूला से करेंगे, और उसने ये सारी चीजें जो आइडेंटिफाई की कि भाई वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई किया था। तो क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, दैट इज रेट ऑफ डिस्चार्ज,
थ्रू ए पाइप डिपेंड्स ऑन, तो यहां पर ये वाली लाइन लिखना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ब्रैकेट में लिखो रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ डिस्चार्ज, और इसको डिनोट करते हैं क्यू से, इसको डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड मतलब कि क्या हो जाएगा, V अपॉन टी, V का मतलब क्या हो गया वॉल्यूम, T का मतलब क्या हो गया टाइम, वॉल्यूम पर सेकेंड, समझ में आ गया, Q की वैल्यू क्या होगी V अपॉन टी, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक पाइप में अगर फ्लो कर रहा है उस कंडीशन पे, ठीक है, फ्लोइंग इन अ पाइप, इट डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, इट डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अब जो भी चीज लिख रहे हो उसको इमेजिन करो, देखो अगर मान के चलो आप पाइप में वाटर को फ्लो करवा रहे हो एक तरफ और दूसरे पाइप में हनी को फ्लो करवा रहे हो, तो किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, तो किसमें जो फ्लो रेट है या रेट ऑफ डिस्चार्ज है वो ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, थोड़ा इमेजिन करो, कौन सा जल्दी फ्लो करेगा, वाटर जल्दी फ्लो करेगा या हनी, वाटर जल्दी फ्लो करेगा, वाटर की विस्कोसिटी क्या होती है कम, इसका मतलब जिसकी विस्कोसिटी कम है वो उसका फ्लो रेट क्या होगा ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है ये चीज। तो एक्सपेरिमेंटली भी आप समझ सकते हो कि जो फ्लो रेट है या रेट ऑफ डिस्चार्ज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विस्कोसिटी के, समझ में आया कि नहीं। तो जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, आगे हम जब डिराइव करेंगे तो हम देखेंगे जब हम विस्कोसिटी, जब फ्लो रेट निकालेंगे तो वहां जो विस्कोसिटी वो कहां पर आएगा, डिनोमिनेटर में, मतलब विस्कोसिटी बढ़ेगी तो फ्लो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आगे डेरिवेशन में देखने वाले वो चीज, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, किसके ऊपर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। सेकेंड ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ पाइप जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ये भी आपने कई बार एक्सपेरिमेंटली देखा है, अगर आप पाइप के नोजल को कम कर देते हो, उसका रेडियस कम कर देते हो, तो उसमें स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पतला पाइप है तो उसमें रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है, मोटा है पाइप तो डिस्चार्ज रेट क्या होता है, कम होता है, क्लियर। थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, थर्ड ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, ये कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, मतलब इसको P अपॉन एल लिख सकते हो या डेल P अपॉन एल भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। प्रेशर का चेंज विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, ठीक है, मतलब जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रेशर में चेंज होगा वाटर में वो बता रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो Q की वैल्यू है, Q लिखो इसके बाद, Q दैट इज इक्वल टू V अपॉन टी, वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है। इट इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके किसके प्रोपोर्शनल हुआ, विस्कोसिटी के मतलब ईटा के, है ना। अब उसके स्क्वायर के है, क्यूब के है, वो हमें नहीं पता, तो इसलिए उसके एक्सपोनेंट में हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, क्लियर हो गया। और किसके प्रोपोर्शनल हुआ, रेडियस ऑफ पाइप के, तो यहां पर आर लिया और उसके एक्सपोनेंट में ले लिया बी। और किसके प्रोपोर्शनल हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट के, जिसको हम P अपॉन एल से डिनोट करते हैं और उसकी पावर हमने ले लिया C। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई, ठीक है। अब अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो इक्वल्स टू के बाद क्या लग जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा, चलो लगाओ, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाओ और फिर एक कांस्टेंट यहां ऐड हो जाएगा, तो Q इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा K और ये हो जाएगा ईटा रेस टू पावर A, R रेस टू पावर B और P रेस टू पावर C अपॉन L रेस टू पावर C। यहां तक क्लियर हो गया, चेक करो, कंफर्म करो, ठीक है, डन। अब इसका डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं वो हम डायमेंशन मेथड से करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट का डायमेंशन निकालेंगे, राइट का डायमेंशन निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या होगा, किसको किसको पता है, पहले हाथ उठाओ, लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या होगा। अरे पता होगा सबको, तुम लोग बस डर रहे हो कि नहीं पता है,
हाँ वसुधा को पता है, पलक को पता है, और कॉमन सेंस लगाना है, कोई पुरानी स्टडी ध्यान में नहीं रखनी है। हाँ क्यों क्या है यहां पर लिख दिया मैंने, वॉल्यूम अपॉन टाइम। हाँ बताओ पलक। हाँ एल क्यूब टी रेस टू पावर -1, याद आया। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल टू द पावर 3। नीचे टाइम है तो टाइम ऊपर जाएगा तो टी रेस टू पावर क्या हो जाएगा, -1। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या हो गया, m0l3t-1। क्या ये चीज क्लियर हो गई, यहां तक क्लियर। राइट साइड में आते हैं तो राइट साइड में k तो कांस्टेंट है, तो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, उसके डायमेंशन से कोई मतलब नहीं। अब हमें किससे मतलब है, ईटा से। ठीक है, ईटा। ईटा ये जो सिंबल है इसको ईटा बोलते हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं वो सुन लेना ध्यान से। इस सिंबल को ईटा बोलते हैं और इसका मतलब होता है विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने कल बताई थी, एक आसान वाली डेफिनेशन। इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रेट। याद है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रेट। तो ये मैंने डेफिनेशन बताई थी, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट, अगर स्ट्रेस किसी को याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो स्ट्रेस का मतलब प्रेशर ही होता है। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब ये होता है फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है ना। और यहां पर स्ट्रेन रेट है, तो स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, लेकिन रेट लग गया मतलब अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन टाइम आ जाएगा। समझ में आई ये चीज। तो यहां पर 1 अपॉन टाइम आ रहा है क्योंकि रेट है इसलिए, दैट्स वाई। ठीक है, तो यहां पर आ गया फोर्स अपॉन, फोर्स इनटू टाइम हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां पर एरिया हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। अब बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ये तो याद रहता है, mlt-2, और यहां पर एक और टी आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा ये टी, और डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ जाएगा, एरिया। एरिया मतलब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो टोटल इसका ईटा का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, m l-1 t-1। समझ में आई ये चीज। ये ध्यान में रखना, ये मैंने जब इसको पढ़ा रहा था ना तो इसको मैंने सॉल्व करके नहीं बताया था, सीधे इसका आंसर लिख दिया था, क्योंकि मैं सोच रहा था आप इसको पुट करके सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिखेंगे के, तो डायमेंशन लेस हो गया तो इसमें कुछ नहीं आएगा। इधर पे क्या आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा m l-1 t-1, और होल रेस टू पावर क्या हो जाएगा, ये a। क्या ये समझ में आ गया। यहां पर r क्या है बताओ जल्दी से, रेडियस। तो रेडियस का डायमेंशन क्या होगा, l। तो यहां पर आ जाएगा l, और होल रेस टू पावर क्या आ जाएगा, b। क्लियर। फिर ऊपर में वो p है, p का मतलब क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन देखो, अभी हमने फोर्स अपॉन एरिया से निकाला था, है ना। बस इसमें से क्या हटा देना है, एक टी कम कर देना है, मतलब ये वाला टी को हटा दो, बन जाएगा प्रेशर का क्या आएगा, m l-1 t-2। तो यहां पर आ जाएगा m l-1 t-2 होल रेस टू पावर में क्या आ गया, c। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई, हमने सभी के डायमेंशन नोट डाउन कर लिए। अब राइट साइड, अच्छा डिवाइडेड बाय एल भी है, तो डिवाइडेड बाय एल है तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाय में एल टू द पावर सी, ऐसे ही हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया m0l3t-1 राइट साइड में। अब देखो यहां पर भी सबके डायमेंशंस को कंबाइन करते हैं ना, तो जैसे ये m की पावर में आ गया a, l की पावर में क्या आ जाएगा, -a, t की पावर में कितना आ जाएगा, -a। यहां पर l रेस टू पावर आ जाएगा b, m रेस टू पावर आ जाएगा c। समझ रहे हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है, l रेस टू पावर कितना आ जाएगा, -c। सिद्धि समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये जो पावर c है ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें आएगा, तो क्या हो जाएगा, t रेस टू पावर -2c, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, l रेस टू पावर c। क्लियर हो गया ये चीज। अब सारे m की पावर के टर्म्स को देख लेते हैं एक एक करके, क्या होगा, m की पावर a, m की पावर c, और दो ही m है क्या, दो ही m है, ओके। हाँ, तो m रेस टू पावर क्या हो जाएगा, दोनों के पावर्स पॉजिटिव है, मतलब क्या हो जाएगा, a+c। डन, यही आ रहा है। देन l की पावर में क्या हो जाएगा, l रेस टू पावर
एल वाली टर्म को देख लो एक बार, ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा प्लस बी, ये हो जाएगा प्लस सी। ये तो कट जा रहा है ना, कुछ गड़बड़ किया मैंने? क्या गड़बड़ किया? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये माइनस सी आएगा ना, ये माइनस वन है ना, हाँ ये माइनस सी आएगा। चेक करो तो एक बार, ये देखो ये माइनस वन था, एल की पावर माइनस वन था, मतलब पावर में क्या आ जाएगा? नहीं, उसी चीज को मैंने दो, अच्छा सॉरी, क्या गलती हुई, ये इस वाले का पार्ट है, ऊपर वाले इक्वेशन का था। हाँ, समझ में आ गया ये चीज, ये ऊपर वाले इक्वेशन का था। अब देखो क्या क्या आएगा, एल की पावर में एक तो ये वाला आ गया माइनस ए, एक ये वाला आ गया प्लस बी, और ये माइनस सी, और ये भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस सी, मतलब क्या हो जाएगा? ये माइनस टू सी। ठीक है, और टी की पावर में क्या आ जाएगा? टी रेस टू पावर, टी रेस टू पावर माइनस ए माइनस टू सी, माइनस ए। चेक करो ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या? और राइट साइड में आया हमारे पास m0 l3 t माइनस वन। डन, यहां तक हो गया। अब हम दोनों के एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले m रेस टू पावर 0 था, m रेस टू पावर a प्लस सी था, कंपेयर करो। तो a प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। a प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 0, फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकेंड इक्वेशन के लिए ये पूरे टर्म को इससे इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। क्या ये समझ में आ गया? थर्ड वाले टर्म को कंपेयर करो, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस ए माइनस टू सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस वन। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी निकालना है। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन समझ में आया ना कैसे है? कंपेयर करके तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी निकालना है। तो ऐसा करो कि भाई आराम से आ जाए, सब्सटीट्यूशन वगैरह कुछ लगाओ, ज्यादा कैलकुलेशन में मत फंसना। जैसे मैं थर्ड इक्वेशन को अगर ध्यान से देखोगे, तीनों टर्म्स नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये हो जाएगा a प्लस टू सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। क्या ये चीज समझ में आ गई? a प्लस टू सी इज इक्वल टू 1। अब a प्लस टू सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, a प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये ऐसा लिख सकता हूं। a प्लस टू सी को मैंने a प्लस सी लिख दिया, और a प्लस सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में कितनी की मैंने? 0। तो यहां पर आ जाएगा 0, जिससे c की वैल्यू तुमको तुरंत मिल जाएगी। तो c की वैल्यू आएगी 1। c की वैल्यू 1 मिलेगी तो a की वैल्यू मिल जाएगी, a और c मिला तो b की वैल्यू मिल जाएगी। निकालो सारी वैल्यूज जल्दी। b इज इक्वल टू 4 आ गया सबका? तो a इज इक्वल टू माइनस वन, c इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 4। डन। अब ये ए बी सी की जो सारी वैल्यू हमने निकाली थी उसको उठा के पुट कर दो इस जगह पे। तो जब उसको यहां पर पुट करोगे तो देखो क्या आएगी टर्म्स। q इज इक्वल टू के ईटा रेस टू पावर ए मतलब क्या हो जाएगा? माइनस वन। आर रेस टू पावर बी मतलब आर रेस टू पावर कितना हो जाएगा? 4। पी रेस टू पावर सी, तो सी की वैल्यू 1 है, तो पी रेस टू पावर 1 अपॉन एल रेस टू पावर 1, ऐसा आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये ईटा रेस टू पावर माइनस वन है, उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा? Q इज इक्वल टू के आर रेस टू पावर 4 पी अपॉन ईटा इंटू एल। ये आ जाएगा डिस्चार्ज रेट, ये आ जाएगा डिस्चार्ज रेट का फॉर्मूला। ठीक है, लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, या फिर रेट ऑफ डिस्चार्ज, या डिस्चार्ज रेट। यहां तक हो गया क्या सबका?
तो डायमेंशनल एनालिसिस के जो डिफरेंट एप्लीकेशन होते थे उसमें एक ये है कि फॉर्मूला डिराइव कराना, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है, ये जो आर्बिटरी कांस्टेंट आ जाता है ना, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हम पता नहीं कर सकते। तो वो वैल्यू पता की जाती है एक्सपेरिमेंटल तरीके से। तो यहां पर जब के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकालोगे तो ये आएगी π/8। मेरे ख्याल से π/8 है इसकी वैल्यू, चेक करना। देखो इधर पे यहां पर, ठीक है, लिखो by experiments we find that by experiments we find that value of k is π/8। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/8। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा रेट ऑफ डिस्चार्ज का, ये हो जाएगा q इज इक्वल टू पाई इंटू पी r⁴ अपॉन ईटा एल। This relation is also known as Poiseuille's equation. नोट कर लिया? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर क्या करेंगे। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो एक पाइप में जो वाटर का फ्लो है वो सिमिलर टाइप का होता है जैसा कि एक कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है। दोनों में ही करंट होती है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, यहाँ पर वाटर करंट हो जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको हम V से डिनोट करते हैं, यहां पर प्रेशर डिफरेंस होता है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को उससे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर Q जो है, Q क्या है? रेट ऑफ डिस्चार्ज। किस रेट से वाटर फ्लो हो रहा है और किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट और रेट ऑफ डिस्चार्ज ये दोनों सिमिलर टाइप की क्वांटिटी है। वो प्रेशर ये वाटर के सेंस में, वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के सेंस में। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट में ये देखें फॉर्मूला, ओम्स लॉ क्या था? आई इज इक्वल टू क्या होता था? V/R। क्लियर? अगर मैं इससे कंपेयर करना चाहूं तो कंपैरिजन के लिए क्यू का कॉन्टेक्स्ट को मैं किससे कंपेयर करूंगा? आई से, क्योंकि दोनों फ्लो को बता रहा है। यहां पर जो प्रेशर है वो यहां पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि किससे कंपेरेबल है? V से। तो बाकी जो सारी चीजें बच गई वो किससे कंपेयर होगा? R से। R का मतलब वहां क्या होता था? रेडियस। सॉरी, R का मतलब क्या होता था? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता था? क्या काम होता है रेजिस्टेंस का? करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रैक्ट करता था, यही था। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है मतलब ये क्या करेगा? वाटर के फ्लो को रेजिस्ट करेगा। समझ में आई ये चीज? तो अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें ये सारे टर्म्स को डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। इसीलिए देखो नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, ये 8 ईटा एल जो है और डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया? अपॉन पाई r⁴। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखो, Q इज इक्वल टू P अपॉन एटा 8 ईटा एल डिवाइडेड बाय पाई r⁴, डिवाइडेड बाय पाई r⁴। और इसको कंपेयर करो करंट इलेक्ट्रिसिटी की इस इक्वेशन से। कौन सी? I इज इक्वल टू V/R से। I इज इक्वल टू V/R से कंपेयर करो। तो जब कंपेयर करोगे तो यहां पर जो R मिलेगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 ईटा एल अपॉन पाई r⁴। और हाँ, ये जो V है, एक्चुअली ये जो V होता था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते थे, है ना। यहां पर वो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या आ रहा है? प्रेशर डिफरेंस। मतलब जो Q है वो किससे कंपेयर हो रहा है? Q कंपेयर हो रहा है I से। P किससे कंपेयर हो रहा है? V से। तो रिमेनिंग जो टर्म्स है डिनोमिनेटर वाली, वो क्या किससे कंपेयर होगा? R से, मतलब कि रेजिस्टेंस से। और इस R को हम बोलेंगे विस्कस रेजिस्टेंस। इस R को हम बोलेंगे विस्कस रेजिस्टेंस। ठीक है।
अब देखो ये विस्कस रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, विस्कस रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब रेजिस्टेंस समझ रहे हो ना, ऑब्स्ट्रैक्ट करना, रोकना किसी चीज को। रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब उसका फ्लो क्या होगा, कम होगा। समझ गए ना ये चीज, क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, ओवरऑल Q इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर, P अपॉन R हो गया। अगर R की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब Q की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। विस्कस रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो पाइप में फ्लो जो हो रहा है लिक्विड वो स्लो होगा। अगर ये वाली वैल्यू कम है तो Q की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी। समझ में आ गया, फ्लो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, विस्कस रेजिस्टेंस। पहला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ज्यादा होगी, विस्कस रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल। एल क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ पाइप। लेंथ ऑफ पाइप अगर ज्यादा होगा, विस्कोसिटी, विस्कस रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट आर क्या है, रेडियस। रेडियस अगर ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ गए ना ये चीज। तो ये सारी इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये रिलेशन ध्यान में रखना, क्योंकि आप खाली फॉर्मूला अगर डिराइव करते हैं ना तो उससे सारे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो हटा दो ये वाला, फिर डेरिवेशन। कौन सा डेरिवेशन हमने किया है, पॉइजनस इक्वेशन का। क्या देता है पॉइजनस इक्वेशन, क्या देता है, रेट ऑफ डिस्चार्ज या डिस्चार्ज रेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। किस रेट से वाटर फ्लो करेगा और वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्यू का एक्सप्रेशन। समझ में आ गया ये चीज। चलो नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। हेडिंग डालो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लिख लिया, हेडिंग डाला, ठीक है। अब पहले तो इस डायग्राम को देख लो एक बार, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ने के लिए बोलूंगा। इस डायग्राम को पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा समझा देता हूं क्या क्या चीज है। यहां पर एक ये पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, जो आपको दिख भी रहा है। ठीक है, और यहां पर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी भी अलग है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप कभी पाइप से पानी डाल रहे हो, अगर वहां पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये आपने ऑब्जर्व किया है। तो यहां पर वेलोसिटी अगर v1 है तो यहां पर वेलोसिटी हम क्या ले रहे हैं, v2 ले रहे हैं। ये इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करके, दिमाग में सोच के, अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ना क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया सबने, हाँ। वैष्णवी समझाओ क्या मतलब है। कोई लिक्विड है जो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस है। इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड को क्या बोलते हैं, आइडियल लिक्विड। ये आइडियल लिक्विड या आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं होगा और विस्कोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो। तो उसकी जगह पे आप आइडियल लिक्विड भी कंसीडर कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन मोशन, ध्यान में ना, स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है, हाँ आगे समझाओ। उसका जो एरिया है, जो ट्यूब है, उसका एरिया और प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी सेम रहेगी एट एवरी पॉइंट। एट एवरी पॉइंट, जैसे यहां पर अगर मान के चले एरिया कुछ होगा, मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर एरिया इसका 2 यूनिट्स है और इसकी वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स, तो यहां पर इसका जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 यूनिट। समझ में आ रहा है ये चीज। अगर यहां पर आप इसका एरिया कम कर दे रहे हो, एरिया अगर मान लो आप 1 कर दे रहे हो, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, कितना होगा बताओ तो, 10 हो जाएगा। क्यों 10 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट दोनों जगह पे क्या होना है, सेम होना है। समझ में आई ये चीज। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट एट एवरी पॉइंट इज सेम या फिर कांस्टेंट। लिख लो जल्दी से स्टेटमेंट ऑफ
principle of continuity. When an incompressible and non-viscous liquid, when an incompressible and non-viscous liquid flows in streamlined motion, flows in streamlined motion through a tube of non-uniform cross section, through a tube of non-uniform cross section, then the product of area of cross section जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया, एंड वेलोसिटी v of flow is same at every point in the tube, and velocity v is same at every point in the tube. लिख लिया सबने? ओके, ये डायग्राम मेरे ख्याल से बना लेना चाहिए तुम लोगों को, ताकि वो दिमाग में क्लियर रहे कि एक्चुअल में क्या है। फिर उसके बाद हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। कुछ ज्यादा डेरिवेशन नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, 2-3 लाइन का ही, बट ठीक है, उसको समझ लो। डायग्राम बना लो पहले। बना लिया सबने? ड्रॉ कर लिया? ओके, चलो अब करते हैं इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले मैंने जो ये पूरी चीजें बताई थी और जो आपने ड्रॉ किया, उस चीज को हम मेंशन करेंगे। तो कंसीडर करेंगे एक नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब XY। तो लिखो सबसे पहले, कंसीडर ए लिक्विड, flowing in streamlined motion, through a non-uniform tube XY, लिक्विड फ्लो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब में, नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब को आपने XY कंसीडर किया, ठीक है। नेक्स्ट, जो ये वाला एंड है, X वाला एंड, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपने A1 और दूसरे वाले एंड के क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या लिया है? A2। तो मेंशन करो, लेट द क्रॉस सेक्शनल एरियाज of tube at 2 points X and Y, are A1 and A2, लिख लिया? और उसकी वेलोसिटी को जो V1 V2 लिखा है वो भी मेंशन कर दो। एंड द वेलोसिटीज ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, are V1 and V2, ठीक है। तो एरिया चेंज हो रहा है क्रॉस सेक्शनल, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्या लिक्विड की डेंसिटी भी चेंज होगी? लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने कौन से लिक्विड लिया है? आइडियल लिक्विड लिया है, इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस, ठीक है। तो यहां पर लिखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड will remain same, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम रो से डिनोट कर रहे हैं, तो रो की वैल्यू सेम रहेगी दोनों जगह पे, यहां पर भी और यहां पर भी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रिमेन सेम एट 2 पॉइंट्स। क्लियर? ओके, अब देखो यहां पर ना हम
सबसे पहले कैसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझना, ध्यान से देखना। हो गया, सबने कर लिया यहां तक नोट? यहां पर जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे कि जितना वॉल्यूम, जितना मास ऑफ वाटर यहां से एंटर कर रहा है उतना ही मास ऑफ वाटर यहां से बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनकंप्रेसिबल है, तो जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास ऑफ लिक्विड एग्जिट करेगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो हम दोनों जगह पे मास ऑफ लिक्विड निकालते हैं। तो मास कैसे निकालते हैं? मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर हो गया ये चीज? तो हम पहले वॉल्यूम का कैलकुलेशन करते हैं कि भाई वॉल्यूम कितना एंटर कर रहा है एक सेकेंड में, यहां से एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है। तो एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है हम वो निकाल लेंगे, उसके हिसाब से उसकी लेंथ निकाल लेंगे। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ, यही हो जाएगा ना। तो एरिया यहां पर कितना हो जाएगा? A1। और लेंथ कैसे निकलेगी? तो लेंथ निकालने के लिए आप वेलोसिटी इंटू क्या कर दोगे? टाइम। ठीक है, तो यहां पर लिखना the liquid entering in the tube at x, the liquid entering the tube at x covers a distance v1 in 1 second। तो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? v1। ठीक है, एक सेकेंड में v1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग विल बी A1 इंटू V1, A1 इंटू V1। A1 मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, V1 मतलब कितना लेंथ कवर अप किया। क्लियर? एंटरिंग के लिए। और इसके बाद अगर हम मास निकालते हैं, मास ऑफ लिक्विड, तो मास ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हमने किससे डिनोट किया है? रो से। और वॉल्यूम हमने कितना निकाला? A1 इंटू V1। तो मास ऑफ लिक्विड क्या आ जाएगा? रो इंटू A1 V1। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब वही जब एग्जिट वाली सिचुएशन आएगी तो क्या बदल जाएगा? बस A1 की जगह A2 आ जाएगा, V1 की जगह V2 आ जाएगा। बाकी लिक्विड का मास जो होगा वो ये आ जाएगा। लिख लो, सिमिलरली मास ऑफ लिक्विड, mass of liquid coming out from end Y in 1 second will be, ये mass of liquid coming out हो गया, ये mass of liquid coming in हो गया। ठीक है, अब इनकंप्रेसिबल है तो दोनों मासेस इक्वल होंगे, तो दोनों मासेस को इक्वल कर दिया। तो दोनों मासेस इक्वल हो गए, तो यहां से दोनों में रो की वैल्यू सेम है तो कट गया। तो A1 V1 इज इक्वल टू क्या आ गया? A2 V2। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? एक बार कंफर्म करना, क्योंकि इस कंसेप्ट को हम बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज करने वाले हैं। ओके, लास्ट लाइन जो लिखा उसको एक बार समझ लो। द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन स्मॉलर, therefore the velocity of the liquid is smaller in wider part of the tube and larger in narrower part of the tube। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है तो जहां पर ट्यूब नैरो होगा वहां पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जहां वाइडर होगा वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल पहले कर लेते हैं। चलो ये वाला एक न्यूमेरिकल है, इसको पहले सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी का है, आप लोगों की बुक में भी है, दोनों के में है। The cylindrical tube of spray pump has cross-sectional area 8 centimeters square, one end of which has 40 fine holes, each of diameter 1 mm. If the liquid inside the tube is 1.5 meter per minute,
If the liquid flow inside the tube is 1.5 meter per minute, what is the speed of ejection of the liquid through the holes? क्या ये क्वेश्चन समझ में आएगा? इमेजिन कर पाए? वो जो स्प्रे होता है ना, स्प्रे, उसमें जो पाइप होता है, वो पाइप का डायमेंशन आपको दिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया, कितना है? 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब उस पाइप से फ्लो होने के बाद जब वो छोटे छोटे होल से जब वो निकलेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो स्पीड कितनी होगी ये आपको यहाँ पर निकालना है। और कितने होल्स दिए वो भी दिया है, कितने होल्स हैं? 85 होल्स। तो चलो इसको ट्राई करो, कोशिश करो। कंसेप्ट वही है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हर एक पॉइंट पे क्या होगा? सेम। कंसेप्ट है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। A2V2। तो जैसे अगर मान लो स्प्रे पंप का ये वाइडर पार्ट हो गया और यहाँ पर स्मॉलर पार्ट हो गया, यहाँ छोटे छोटे 80 होल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया और वेलोसिटी का फ्लो प्रोडक्ट होगा और यहाँ पर जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा, दोनों क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो इसका एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, जो वाइडर पार्ट है पाइप का उसका एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, मतलब A1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और भी कुछ वैल्यू गिवन है क्या? देखो, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब, मतलब ये ट्यूब की बात कर रहा है, ये होल्स की बात कर रहा है। तो V1 की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब, ये भी आपको गिवन है। तो ये V1 की वैल्यू हो गई, ये A1 हो गया, ये V1 हो गया, ये दोनों चीजें आपको गिवन है। ठीक है, और निकालना क्या है पता चल गया ना? क्या निकालना है? स्पीड ऑफ इजेक्शन, मतलब कि V2। तो V2 की वैल्यू यहां पर आपको निकालनी है। V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों चीजें तो सीधे सीधे समझ में आ गई, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। A2 गिवन है क्या? बताओ जल्दी। A2 इनडायरेक्टली गिवन है, मतलब उसकी कुछ वैल्यू गिवन है, आप निकाल सकते हो। आपको ये पता है कि भाई उसका जो डायमीटर है, जो होल्स है, उसका डायमीटर 1 mm है और टोटल कितने होल्स हैं? 40 होल्स है। समझ गए ना ये चीज? तो आप वो होल मतलब एरिया ऑफ सर्कल लगाओगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे? 40 कर दोगे। डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल के फिर सॉल्व करना। चलो करो कैलकुलेट जल्दी। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। हाँ हाँ, यूनिट चेंज करना पड़ेगा, बताओ कैसे करना है। सबको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखो। जैसे A1 अभी आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2, स्क्वायर है तो 10 की पावर -4। ठीक है, यहां पर V1 जो गिवन है ये मीटर पर मिनट में गिवन है। V1 1.5 मीटर पर मिनट है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट यहां पर वेलोसिटी की क्या लेनी? मीटर पर सेकंड लेनी है, तो उस मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60। यस, तो V1 इज इक्वल टू 1.5 बाय 60, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहां पर डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर इसको मैं D2 से डिनोट करता हूं, वो है 1 mm। ठीक है, तो इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना होता है बताओ, याद है क्या? 10 टू द पावर -3, करेक्ट। मिली, माइक्रो 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6। ये था, सब ध्यान में रखना। अगर किसी दिन बताना है तो मुझे बोलना, मैं एक बार सारी चीजें लिखा दूंगा। 10 टू द पावर -3 मीटर। लेकिन आप आपको रेडियस की जरूरत होगी क्योंकि आपको एरिया निकालना है, तो R2 इसका हाफ हो जाएगा, 1/2 10 टू द पावर -3 मीटर्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ होल्स निकालना है, तो यहां पर जो V2 की वैल्यू आएगी
जो V2 की वैल्यू आप निकालने जाओगे, अच्छा बताओ तो V2 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? सॉरी V2 बोल रहा हूं, A2 मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पार्ट, एग्जिट पार्ट वाला। हाँ, A2 का फॉर्मूला क्या होगा? भिमांशु बता। A2 40 इंटू क्या? अरे होल है ना, तो होल मतलब सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 40 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? तो कितना हो जाएगा ये? 40 इंटू पाई की जगह पे आ गया 22/7, R² 3.14 ले लो, एक काम करो 3.14 ले लो। R² मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये A2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू, ये आ जाएगा 3.14 इंटू 1/4 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 और ये 10 सा कट जाएगा, तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻5। ये A2 की वैल्यू आ जाएगी। A2 की वैल्यू, आंसर आगे देखते हैं, 0.6375 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 0.63 अप्रोक्सीमेटली। हाँ ठीक है, A2 की वैल्यू आई। A1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली थी यहां पर। V1 की वैल्यू भी मीटर पर सेकंड में हमने निकाल ली थी। और हमें निकालना है V2। तो कुछ नहीं, ये वाला जो हमने लिखा ना कंसेप्ट, ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1V1 अपॉन A2। तो A1 मतलब 8 इंटू 10⁻⁻4। V1 मतलब 1.5 अपॉन 60 अपॉन अपॉन A2 मतलब 3.14 इंटू 10⁻⁻5। ऐसा हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। जैसे ये तो ये एक जीरो इधर से कट के इधर से 10⁻⁻4 और ये 10⁻⁻4 कट जाएगा, तो इधर पे क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 6 बन जाएगा। 15 8 जा कितना होता है? 120, मतलब 12 हो जाएगा। वो 3/2 करके भी कर सकते हो, तो टोटल 12 बन जाएगा। 12 अपॉन 3.14 इंटू 6 आ जाएगा। 6 1 जा 6 2 जा, मतलब 2 अपॉन 3/3.14 आ जाएगा। ओवरऑल ये आएगा। तो 2 को डिवाइड करना 3.14 से, या फिर 1/पाई की वैल्यू भी हम डायरेक्टली वैसे याद रखते हैं, कई जगह पे यूज हो जाती है। या इसको ऐसा लिख दो 200 डिवाइडेड बाय 314, और फिर उसको जब काटोगे तो आपको मिल जाएगा 0.6 समथिंग। जीरो 0.636। हाँ, तो यहां पर V2 की वैल्यू आ जाएगी 0.636 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं किया, लेकिन हर क्वेश्चन में एनसीईआरटी में लगभग ऐसा दिया है जिसमें कैलकुलेशन में ही आपका टाइम लग जाएगा। तो किया है क्या बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट इसको? किसी ने नहीं किया? किया वसुधा? टाइम लग जाएगा थोड़ा। आपको उसमें कई अजम्पशन लेने पड़ेंगे, कई वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। 1/पाई की वैल्यू जैसे डायरेक्टली याद कर सकते हो, तो उससे थोड़ा इजी हो सकता है कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं आज की क्लास का, बर्नौलीज थ्योरम। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बर्नौलीज थ्योरम। अच्छा एक मिनट, इसके पहले ना एक और चीज बतानी थी, सॉरी, रुक जाओ। बर्नौलीज थ्योरम के पहले एक और चीज, डिफरेंट एनर्जीज ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड, ये टॉपिक के बाद बर्नौलीज करेंगे। डिफरेंट एनर्जीज ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड। हाँ हाँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है, तो अगर वो मोशन में है
उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर उसकी पोजीशन है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो लिखा सबने डिफरेंट एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। तो मेनली 3 टाइप की एनर्जीज यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहला है प्रेशर एनर्जी, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी और थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज, there are 3 types of energies possessed by flowing liquid, possessed by flowing liquid. फर्स्ट है प्रेशर एनर्जी, फर्स्ट है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये हम कई बार यूज करेंगे जब भी प्रेशर फोर्स निकालना है, प्रेशर या फोर्स ड्यू टू प्रेशर या वर्क डन ड्यू टू प्रेशर, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी जो होगी, यहां पर देख लो क्या लिखा है, मैं समझा देता हूं, लिखने की पूरी जरूरत नहीं है। इफ P इज द प्रेशर ऑन एन एरिया A ऑफ लिक्विड, द लिक्विड मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस L ड्यू टू द प्रेशर। ठीक है, अगर हम कोई प्रेशर, जैसे बचपन में अभी भी करते हैं, होली में पिचकारी खेलते हैं ना, तो फोर्स अप्लाई किया, प्रेशर के कारण वो एक सर्टेन डिस्टेंस L तक मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है या ये जो वर्क डन हो रहा है, वो जो एनर्जी प्रोसेस कर रहा है, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर एनर्जी। समझ में आई ये चीज? तो प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, लिखो ये चीज लिखो, प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू वर्क डन and that is equals to force into distance। और ये जो फोर्स होगा, this force is because of pressure, तो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएगा? L, डिस्टेंस हो जाएगा यहां पर L। तो इसको हम प्रेशर एनर्जी बोलेंगे। प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड हो जाएगा P इंटू A इंटू L। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L क्या है वहां पर? लेंथ, जो लेंथ वो कवर अप कर रहा है ड्यू टू फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखना प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये टोटल प्रेशर एनर्जी है, ये पर यूनिट वॉल्यूम पे प्रेशर एनर्जी है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब हम क्या करेंगे? प्रेशर एनर्जी को किससे डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो भी आपका प्रेशर एनर्जी आता है, P इंटू A इंटू L डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे मिल जाएगा? A इंटू L से मिल जाएगा। तो A इंटू L से डिवाइड करोगे तो ऊपर का A इंटू L, नीचे का A इंटू L कट जाएगा, तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? P के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया प्रेशर एनर्जी। देखो हम सारी एनर्जीज में ना 2 तरह की एनर्जी देखेंगे, एक तो टोटल एनर्जी देखेंगे, दूसरा पर यूनिट वॉल्यूम पे देखेंगे। पर यूनिट वॉल्यूम पे जब भी निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या कर देना है? वॉल्यूम कर देना है। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक पे जाए, नेक्स्ट एनर्जी। नेक्स्ट लिखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो अगेन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला लगेगा, हाफ mv²। यहां पर m का मतलब क्या होगा? मास ऑफ लिक्विड। v का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो लिख लो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv²। अब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चाहिए, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? वॉल्यूम। डिवाइडेड बाय कर दिया वॉल्यूम। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करोगे तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हाफ, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? m अपॉन वी। सब देखो इधर पे ध्यान देना, हाफ m अपॉन वी इंटू v²। ये v वेलोसिटी वाला, ये v किसका है? वॉल्यूम का है। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? यूजुअली यहां पर रो से। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? रो से। ठीक है,
तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 रो इंटू वी स्क्वायर। क्या है, किस चीज का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। यहां पर भी सेम होगा। अब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, वॉल्यूम कर दोगे। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करोगे तो m अपॉन वी वाला जो टर्म है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, रो से। तो ये क्या बन जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच। रो इंटू जी इंटू एच हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है। अब जो बर्नौलीज थ्योरम है ना वो इन्हीं एनर्जीज के ऊपर है। दैट्स वाई पहले मैंने इस पे डिस्कशन कर लिया, थोड़ा सा रिकॉल करा दिया कि ये चीजें क्या है। हटा दो। और पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ध्यान में रखना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, हाफ रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, रो जी एच। और फर्स्ट वाला क्या था, प्रेशर एनर्जी, दैट विल बी इक्वल्स टू पी ओनली। ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो हेडिंग डालो बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। ये वाला डायग्राम बना लो, और डायग्राम उसी टाइप का जो कंटिन्यूटी वाले पे हमने किया था, ठीक है। सेम टाइप का डायग्राम है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर टिल्टेड है क्योंकि ये ज्यादा हाइट पे, ये कम हाइट पे है। ठीक है, मैं एक बार समझा देता हूं। मान लो ये एक नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है जिसमें से एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। यहां पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। यहां पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है। यहां पर जो प्रेशर है वो P1 है। क्लियर हो गया। और ये वाला जो लिक्विड है वो हाइट H1 पे है ग्राउंड सरफेस से। यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, वेलोसिटी V2, प्रेशर P2, हाइट कितना हो गया H2। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो पहले, ये डायग्राम बना लो मतलब। P1 मतलब इनपुट पे वो जो प्रेशर आ रहा है, जब वो एंटर कर रहा है उस समय जो लिक्विड प्रेशर है। P2 एग्जिट पे लिक्विड प्रेशर। देखो, एक क्वेश्चन जैसे तुम लोग 10th में भी थे, तो 10th में एक क्वेश्चन फिक्स था ना जो आता था, कौन सा, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ। वैसे ही, हाँ, नहीं आया क्या, स्टैंडर्ड में नहीं आया, बेसिक में आया था। ओके, हाँ, ठीक है, किसी में तो आया था। ठीक है। वैसे ही बर्नौलीज थ्योरम जो है ना, ऑलमोस्ट वो फिक्स रहता है कि लगभग हर स्कूल में दिया जाता है इसका प्रूफ। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, समझ लो। चलो, अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लो। जिसने फिगर ड्रॉ कर लिया वो स्टेटमेंट को पढ़ो और क्या मतलब है उसका समझाओ। हाँ वैष्णवी, पढ़ लिया। स्टेटमेंट को बोल रहा है, ये बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट है, सबसे फर्स्ट वाली 2 लाइन पढ़ो उसको जल्दी। दृष्टि, थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ो पहले। हम्म, पढ़ लिया। चलो पलक समझाओ क्या है। आइडियल लिक्विड है तो स्ट्रीमलाइन होता है हाँ। और तो हर एक पॉइंट में उसकी जो टोटल एनर्जी होगी पर वॉल्यूम वो कांस्टेंट।
करेक्ट। तो ये सिमिलर टू कंटिन्यूटी थ्योरम जैसा ही है यहां पर, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। जैसे अगर मान लो एक आइडियल लिक्विड है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो पे है एक ट्यूब के अंदर, और ये एक नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, ठीक है, और इसका हाइट भी चेंज हो रहा है। तो हर एक पॉइंट पे इसकी जो टोटल एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम, कौन सी वाली एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम वाली वैल्यू, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब क्या होगी, सेम होगी। पिछले बार वो कंटिन्यूटी थ्योरम में क्या था, एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या था, कांस्टेंट। यहां पर क्या कांस्टेंट होगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो लिखो स्टेटमेंट, व्हेन एन इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, व्हेन एन इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, या आइडियल लिक्विड भी बोल सकते हो आप इस चीज को, फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन, flows in streamline from one place to another, from one place to another, then at every point of its path, then at every point of its path, the total energy per unit volume is constant, the total energy per unit volume is constant। अब वो जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके पहले इसीलिए मैंने बताया तीन तरह की एनर्जी पॉसेस करता है फ्लोइंग लिक्विड। सबसे पहले कौन सी थी, प्रेशर एनर्जी, सेकंड कौन सी थी, काइनेटिक, और थर्ड क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तीनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट। ये लिख लो ताकि ध्यान रहे, स्टेटमेंट फिर अगर आप अपने मन से बना सकते हो। ये तीनों का सम पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पर एक चीज मैंने नहीं लिखा था, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। सिंबॉलिक वे में लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो, P प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस रो जी एच, दैट विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, वो कुछ कंडीशन हम अज्यूम करके चलते उसलिए वहां पर वो एस्टेक का मार्कर, एक्चुअली मैंने बुक से कॉपी किया है ये, ठीक है, इन लोगों की जो बुक है आईएससी वाली बुक, उसमें से कॉपी किया है। तो जब भी अगर आप बुक पढ़ते हो, बुक अगर फॉलो करते हो, तो कहीं पर भी अगर स्टार मार्क दिख जाए ना, तो हमेशा उस बुक के बॉटम पेज पे देखना, उसका मेंशन करता है कि उस स्टार मार्क का कंडीशन क्या है। तो वो कंडीशन है व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर अज्यूम्ड, जब हम एक आइडियल गैस या आइडियल कंडीशन ले रहे हैं उस सिचुएशन में ये है। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया सबका। चलो, अब पहले तो हम इस पूरे फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो पहले आपने ऑलरेडी लिख लिया या समझ लिया कि ये एंट्री पॉइंट x है, वहां पर प्रेशर P1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, हाइट H1 है। ये पूरा डिस्क्राइब करो। एग्जिट पॉइंट है जहां से एग्जिट करा है, और ये सारी चीजें चाहो तो ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, या चाहो तो यहां से देख के लिख सकते हो। ठीक है यहां तक की लाइन में मैंने वो सारी चीजें लिखी है, वो पूरा डिस्क्रिप्शन जो आपका फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये आप इसको ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया था। स्मॉल जी को लिया है ना हमने, स्मॉल जी को कंसीडर किया है। हम्म। वो स्टार मार्क का मतलब वही है, वो स्मॉल जी की वैल्यू यूजुअली हम एक कांस्टेंट फिक्स ले लेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा वो ट्यूब कहां पर है, अर्थ के सरफेस पे, सी लेवल पे है, या कहीं और है ना।
ओके, हो गया यहां तक सबका? ओके, अब देखो एक बार ध्यान से समझना। तो ये पूरा फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद देखो हमने क्या बताया, हमने जो डायग्राम में भी बनाया कि A1 जो एंट्री वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हमने हायर लिया है, जो एग्जिट है जहां से लिक्विड एग्जिट कर रहा है, फ्लो के बाहर निकल रहा है, उसको हमने स्मॉलर लिया है। तो क्लियरली A1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज्यादा है तो उसकी स्पीड वहां पर क्या होगी? कम। A2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो उसकी स्पीड वहां पर क्या होगी? ज्यादा। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर हमें ये पता है कि A1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा? A2 इंटू V2 बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो लिख लो इस लाइन को, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब इसकी स्पीड अगर V1 है तो 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा? 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा ये लिक्विड? तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, मतलब V1 इंटू टाइम 1 आ गया। तो V1 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा? V1। ठीक है, तो ये लिख लेना, डिस्टेंस लिक्विड ट्रेवल्स ए डिस्टेंस V1 in 1 second. Liquid travels a distance V1 in 1 second. कौन से पॉइंट पे? पॉइंट X पे, एंट्री पॉइंट X पे। ठीक है, और यहां पर जो इसका फोर्स होगा, इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा, तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे? एट एक्स इसका जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पर हमने प्रेशर क्या लिया है? P1, और एरिया क्या हो जाएगा? A1। तो एट एक्स इसका फोर्स अप्लाइड जो हो जाएगा यहां पर आ जाएगा P1 इंटू A1। यहां तक हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब अगर आपको वर्क डन निकालना है पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो लिखो वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। और यहां पर अभी आपने फोर्स निकाला, कितना निकाला था? P1 इंटू A1। और 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा वो भी आपने लिखा, कितना लिखा? V1। ठीक है, तो जब लिक्विड पॉइंट X से एंटर करेगा तो वर्क डन कितना आएगा? P1 A1 इंटू V1। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? सेम चीज अप्लाई होगी जब वो एग्जिट करेगा तो। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड एट वाई, वर्क डन पर सेकेंड एट वाई, ये कितना हो जाएगा? P2 A2 इंटू V2, P2 A2 इंटू V2। समझ में आ गया? वर्क डन एट वाई। ठीक है, अब देखो नेट वर्क डन अगर आपको निकालना है ड्यूरिंग द फ्लो, वो तो एंट्री के टाइम वर्क डन, एग्जिट के टाइम वर्क डन। नेट वर्क डन निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस कितना हुआ। तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? नेट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू एंटर के टाइम जो वर्क डन था माइनस एग्जिट के टाइम जो वर्क डन था। तो एंट्री के टाइम वर्क डन, पॉइंट एक्स पे वर्क डन P1 A1 V1 माइनस एग्जिट के टाइम क्या हो जाएगा? P2 A2 V2। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां पर A1 V1 इक्वल टू क्या था? A2 V2। ये दोनों चीजें सेम थी, हमने लिखा था। इसको इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, किससे रिप्लेस कर सकता हूं? A इंटू V से। इसको रिप्लेस कर दो A इंटू V से, A इंटू V से। ये कांस्टेंट है दैट्स वाई इसको A इंटू V से रिप्लेस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? P1 इंटू AV
माइनस P2 इंटू AV, ऐसा ही हो जाएगा। तो दोनों में से A इंटू वी को निकाल लो कॉमन, तो P1 माइनस P2 और इधर पे क्या आ जाएगा A इंटू वी, यह आ जाएगा। यहां A का मतलब क्या हो जाए, क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और V का मतलब क्या है, वेलोसिटी। और लेकिन वे वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्चुअल में वो लेंथ है, वो वेलोसिटी नहीं है, वो क्या है, लेंथ है। वो V जो वेलोसिटी थी उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वो टोटल क्या मिल गया था हमको, लेंथ मिल गया था, क्योंकि हम 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये एरिया इंटू लेंथ हो गया। एक्चुअल में एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो ये एक्चुअल में आपको क्या देगा, वॉल्यूम देगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। समझ में आया ये चीज? तो इस वॉल्यूम को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, मास अपॉन डेंसिटी से। तो इस वाले टर्म को हम रिप्लेस कर देंगे, इस वाले टर्म को हम रिप्लेस कर देंगे m अपॉन रो से, m अपॉन रो से, मास ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये मिल जाएगा आपको नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड। ठीक है, इस वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लो, और ये वाला जो एक्सप्रेशन आया था इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो। ठीक है, P2 नहीं, देखो वो नेट वैल्यू जो रहेगी वो तो 0 रहेगी, अगर मान के चलो लेवल फ्लो पे चल रहा है तो। ठीक है, नेट वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पे जो भी आएगा उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट लिखो काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने कौन सी एनर्जी निकाली, प्रेशर एनर्जी का कैलकुलेशन किया। नेक्स्ट लिखना काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एट x in 1 second, in 1 second, kinetic energy of liquid at x in 1 second will be half m v1 square, and at y in 1 second will be half m v2 square, will be half m v2 square। तो जो नेट इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी में, नेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, नेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब ये नेट इंक्रीज क्यों लिख रहे हैं हम, समझ रहे हो ना, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कम थी, बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। मास तो दोनों ही सिचुएशन में क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहां अगर स्पीड कम थी, यहां स्पीड बढ़ गई है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना। इसीलिए क्या लिखा है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज, तो फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखना पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। यहां तक हो गया क्या? क्या हुआ सिद्धि, क्या छूट गया? नेक्स्ट लिखो पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट x is mgh1, is mgh1, and at y mgh2, क्योंकि हमने दोनों पे अलग अलग हाइट ली थी, एक h1 था दूसरा h2 था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि हाइट कम हो रहा है, तो इसलिए क्या लिखा है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड will be mgh1 minus h2, mgh1 minus h2। ठीक है, तो इसमें जो नेट इंक्रीज होगा एनर्जी का, नेट इंक्रीज मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को मिला के, तो नेट इंक्रीज ऑफ एनर्जी, नेट इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ लिक्विड will be equals to
काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। माइनस क्यों लिया? क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा था, एक इंक्रीज हो रहा था, इसलिए माइनस लिया। ठीक है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप H2 माइनस H1 लेके फिर उसके बाद माइनस हटा दो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। यहां तक हो गया क्या? ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करो। कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो नेट वर्क डन, यहां तक हो गया सबका? नेट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू नेट इंक्रीज इन एनर्जी। नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू नेट इंक्रीज इन एनर्जी। और नेट वर्क डन आपने इक्वेशन नंबर 2 पे निकाल रखा था। नेट वर्क डन आपने इक्वेशन नंबर 2 पे निकाल रखा था, क्या था वो? P1 माइनस P2 इंटू M अपॉन रो, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज माइनस पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज, जो हमने इक्वेशन नंबर 3 पे निकाला था। इक्वेशन नंबर 3 पे जो निकाला था उसको यहां पुट करो। यहां तक हो गया? ओके, अब देखो अल्टीमेटली आपको प्रूफ क्या करना था बर्नौलीज थ्योरम में? आपको प्रूफ करना था कि हर एक पॉइंट पे जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। समझ में आई ये चीज? मतलब कि आपने यहां साइड में लिखा भी था, क्या लिखा था? देखो ध्यान से देखना, ये चीज लिखी थी कि P हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट तब प्रूफ होगा जब इस पॉइंट पे ये सारी वैल्यू जो कि क्या हो जाएगी? P1 V1 और यहां पर क्या हो जाएगा? H1, क्योंकि रो और जी तो कांस्टेंट है, ये सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट चेंज हो रही है। ये किसके इक्वल आ जाए? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 के इक्वल आ जाए। अगर ये दोनों चीजें सेम आएंगी तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हर पॉइंट पे नेट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। समझ में आई ये चीज? तो अभी जो हमने फाइनल एक्सप्रेशन निकाला नेट वर्क डन और नेट इंक्रीज इन एनर्जी का, उसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्मेट में लाएंगे हम और चेक करेंगे क्या दोनों चीजें सेम आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले ना यहां पर देखो, ध्यान देना, सभी से m जो है वो कॉमन निकल के कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो रो है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये रो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर पे हो गया P1 माइनस P2 बचा, राइट साइड पे क्या हो जाएगा? यहां पर रो अपॉन 2, ये आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस रो इंटू H1 माइनस H2, ऐसा ही होगा। क्लियर हो गया ये चीज? अब ब्रैकेट्स ओपन करो, सिंप्लीफाई करो टर्म्स को, तो P1 माइनस P2 जी, अच्छा हाँ जी भी है, सॉरी, इंटू जी। अब ये हो जाएगा P1 माइनस P2, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? माइनस रो इंटू जी इंटू H1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू H2। क्या यहां तक का एक्सप्रेशन क्लियर हुआ? चेक कर लो। अब क्या करो, 1 वाले टर्म्स को एक तरफ कर दो, 2 वाले टर्म्स को दूसरी तरफ। जैसे ये P2 को इधर भेज दो, V1 वाली टर्म्स को इधर कर दो, H1 वाली टर्म्स को इधर कर दो। ठीक है, जब इसको अरेंज करोगे तो आपको टर्म्स क्या मिलेंगी? तो आपको इधर मिलेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। एक बार चेक करो ऐसा एक्सप्रेशन आया क्या? ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में ये कौन सी एनर्जी है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सारी एनर्जी का जो सम है पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज सेम एट बोथ द पॉइंट्स। तो ये क्या होगा? सारे पॉइंट्स पे क्या होगा? सेम होगा। ये बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ है, यहां तक जो अभी आपने।
क्या ये क्लियर हो गया? तो इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो, एक मिनट, वो लिखा है ये स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से, ठीक है, ये स्टार्टिंग में हमने ऑलरेडी लिख दिया था कि ये वाली पूरी चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। हो गया ये? चलो लास्ट 2 मिनट बस इस पे एक दो डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स पे, टर्म्स पे। ये हो गया, हटा दोगे इसको? हाँ, तो इस पे एक दो पॉइंट और देख लो डिस्कशन का क्या है। जैसे प्रेशर हेड, ये टर्म प्रेशर हेड क्या होता है? तो प्रेशर हेड मतलब होता है प्रेशर डिवाइडेड बाय रो इनटू जी। इस टर्म को बोलते हैं प्रेशर हेड। लिख लो यहां पर प्रेशर हेड, ये टर्म्स लिखते जाओ। प्रेशर हेड, प्रेशर डिवाइडेड बाय रो इनटू जी, इस एक्सप्रेशन को प्रेशर हेड बोलते हैं। वेलोसिटी हेड, दैट इज v स्क्वायर अपॉन 2g, इस टर्म को वेलोसिटी हेड बोलते हैं। ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड, h को ग्रेविटेशनल हेड ये बोलेंगे। तो अभी जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, अभी जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था क्या था? p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये हमने डिराइव किया था अभी एक्सप्रेशन। अब यहां पर ध्यान देना, इस पूरे में वेरिएबल क्या है? इस पूरे में वेरिएबल क्या है? तो p वेरिएबल है, v वेरिएबल है, रो और g जो है ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर मैं रो g से डिवाइड कर दूं, यहां पर डिवाइडेड बाय रो इंटू जी कर दूं, यहां पर डिवाइडेड बाय रो इंटू जी कर दूं, यहां पर डिवाइडेड बाय रो इंटू जी कर दूं, यहां पर डिवाइडेड बाय रो इंटू जी कर दूं, पूरी इक्वेशन को रो इंटू जी से डिवाइड कर दूंगा, तो राइट साइड में कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो तो कांस्टेंट है, तो अभी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? p अपॉन रो इंटू जी। ये वाली टर्म यहां से रो और रो कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2g। ये वाली टर्म में क्या हो जाएगा? रो जी पूरा कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा? h बच जाएगा। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये इसका ओवरऑल कहना है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी कांस्टेंट होगा। इसमें हर एक टर्म को अलग अलग उसने डिफाइन किया है। ये टर्म हो गया प्रेशर हेड, ये वाला टर्म हो गया वेलोसिटी हेड, और ये वाला टर्म क्या हो गया? ग्रेविटेशनल हेड। दैट्स इट, ठीक है। सो इनडायरेक्टली क्या पूछ सकता है और एग्जाम में? प्रूव दैट द व्हेन अ लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब, देन द सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड इज कांस्टेंट। अगर ऐसा प्रूव करने बोलेगा तो आपको बर्नौलीज थ्योरम ही प्रूव करना है। लास्ट में डिवाइडेड बाय क्या कर देना है? रो इंटू जी करना है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, एक बार पढ़ो ये सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ऑब्जर्वेशन या डिस्कशन इसमें। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, एक मिनट पढ़ो उसको जल्दी। हाँ, तो अभी हमने जो ट्यूब जिसमें फ्लो कर रहा है उसको हमने ये अज्यूम किया एक तरफ हाइट ज्यादा है, दूसरी तरफ हाइट क्या है? कम है। अगर मान लो दोनों जगह पे हाइट सेम है, दोनों जगह पे हाइट सेम है, तो ये जो H1 है और जो H2 है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। मतलब ट्यूब ऐसा है, पाइप ऐसा है, पाइप ऐसा है कि दोनों तरफ हाइट सेम है, दोनों तरफ हाइट सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हो गया क्या? कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये वाले दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। समझ में आया ये चीज? तो ओवरऑल एक्सप्रेशन आपके पास क्या बचेगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। मतलब ये वाली वैल्यू उस सिचुएशन में क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। उस समय पोटेंशियल एनर्जी वाला केस खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज? ठीक है। लास्ट लाइन में लिखा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रीमलाइन मोशन इन अ लिक्विड के लिए सम ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। जो आपको इक्वेशन से समझ में आ जा रहा है, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। अगली क्लास में हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब तुम लोग आओगे ना, तो स्टार्टिंग में 30 मिनट्स टेस्ट रहेगा। ठीक है, फ्राइडे है ना नेक्स्ट क्लास, अब से हर फ्राइडे टेस्ट रहेगा 30 मिनट्स का। छोटा टेस्ट लूंगा ताकि चेक करके तुरंत दे दूं। ठीक है, और किस टॉपिक पे रहेगा, किस चीज पे रहेगा? जो अभी तक इस चैप्टर में पढ़ाया मैंने,
और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें पढ़ाएं वो अभी एक दो क्लास में ही है ज्यादातर, ठीक है, जो डेरिवेशन है इनफैक्ट। ओके, गौरीशा कुछ डाउट है? एक मिनट बता, बैठो ना। हाँ